हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड यू आर वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोस्फीयर क्लासेस। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाया था और काफ़ी लेंथी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पूरा कंप्लीट करूँगा। तो आज हमारा सेकंड पॉइंट है चैप्टर जीव जगत का। जीव जगत में विविधता, यानी जो जीव जगत है उसमें डाइवर्सिटी किस तरह से है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। आप अपने आसपास देखते हैं, कई तरह के जीव जंतु आपको देखने को मिलते हैं, है ना, अलग अलग वैरायटी के, जैसे डॉग है, कैट है, हॉर्स है, लायन है। इस तरह के काफ़ी जीव हैं और ह्यूमन भी आता है एनिमल में। एक स्पेसिफिक एक नाम रख दिया कि ये मनुष्य है, वो शेर है और वो बिल्ली है, लेकिन आते सब एनिमल में ही है। ठीक है, एनिमल किंगडम में। ओके, यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कैसे कैसे गमले में उगने वाले प्लांट्स देखेंगे आप, कीट पक्षी पालतू तथा अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही होते हैं। बहुत से ऐसे एनिमल होते हैं जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है हमें? माइक्रोस्कोप की। नेक्स्ट, यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, यदि आप क्या करते हैं अपने अवलोकन के, आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, एनिमल्स कितने टाइप के हैं, मतलब अपने अवलोकन की क्षमता को बढ़ाते हैं या अपने इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं, तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला देखने को मिलेगी। स्पष्टता, यदि आप किसी सघन वन में जाएं, क्या करें, आप एक बहुत ही घने जंगल में जाएं, तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या अथवा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात अथवा वर्णित स्पीशीज संख्या लगभग 1.7 मिलियन, कितनी, 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? जैविक विविधता, यानी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बोलते हैं इसको। ओके, कि जो हमारी अर्थ पे तरह तरह के जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, उनको, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? जैविक डाइवर्सिटी ही बोलते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, जो शायद इसे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम के सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टता, नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम ये जानते हों कि ये नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। हमें कोई भी एनिमल है वो पहचानना भी आना चाहिए। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिया गया। तो यहाँ पर ये आपसे फुल फॉर्म वगैरह पूछी जा सकती है कि ICBN की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्ग की
विदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। इसका मेन पर्पस क्या रहता है कि कोई भी एनिमल है उसका एक ही नाम रहना चाहिए। वो एक मानक नाम हो सकता है, उसको दूसरे नाम से नहीं बुला सकते। और इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन भी नहीं होता है, पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकते हैं। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, एक तो वंश नाम होता है, दूसरा जाति संकेत पद होता है। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विनाम पद्धति बोला जाता है। जैसे एक नाम वंश को डिनोट करता है, दूसरा नाम जाति को डिनोट करता है। तो इस कंडीशन को, इस चीज को क्या बोलते हैं? इसको द्विनाम पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति बोला जाता है। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ये जो द्विनाम पद्धति का सिस्टम है ये किसने चलाया था? तो द्विनाम पद्धति जो है हमारी, उसको कैरोलस लीनियस ने दिया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं, जितने भी जियोलॉजिस्ट है वो इसका प्रयोग करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक है। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। क्या पूरा नाम है? मैंजीफेरा इंडिका है। तब आप ये देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा जो है वो वंश को डिनोट कर रहा है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज या जाति का संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट, जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं। तो जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं तो वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं और तिरछे अक्षरों में होते हैं। कैसे होते हैं? तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। उनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, उन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा के व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है। क्या होता है? वंश नाम होता है। दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। ठीक है, जाति को सिंबलाइज करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। एंड फोर्थ है कि पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। ओके, तो मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण में इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं, लेखक का नाम भी लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंजीफेरा इंडिका लीन। इसका अर्थ है कि सबसे पहले इस स्पीशीज का वर्णन लीनियस ने किया था। किसने किया था? लीनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। क्या बोला जाता है? वर्गीकरण बोला जाता है। सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव सा है एक साथ से, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इसको क्या बोलते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमारा जैसे मान लो कि एनिमल है, तो एनिमल कई टाइप के हो सकते हैं, तो वो मिक्स है। जो शेप है, उनका साइज है, साइज आकार है, बनावट है और क्वालिटी है, उनकी जो गुण है, उनके आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये एक सुविधा बनाई गई है, उसको हम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन वह प्रक्रिया है, इसमें बताया गया है कि जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक में वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। किसमें? गुणों के आधार पर। अच्छा, इसके बाद उदाहरण के लिए हम पौधा अथवा प्राणियों जैसे कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे
ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीव के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब हम कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बनता है कि स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, न कि बिल्ली को। बहुत डिफरेंस होता है, ऐसे बिल्ली म्याऊं करती है और कुत्ता भौं करता है। तो मान लो उस कैटेगरी में उसको फेंक देंगे, रख देंगे उसको, क्या दिक्कत है। उसके शेप को देखेंगे, उसकी क्वालिटी को देखेंगे, उसके साइज को देखेंगे, कुत्ता किस साइज का होता है, बिल्ली किस साइज की होती है। स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। यदि आप एलाइसिशियन के विषय में सोचें तो हमें लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचोगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल हो, बॉडी पर क्या हो, हेयर हो, छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं पूरी बॉडी में। हमारी भी बॉडी में क्या है, छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, रोंगटे लाइक। आप ऐसे जंतु के विषय में सोचोगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल हो। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। काय में करते हैं, पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। नेक्स्ट, यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। सारी शब्दावली को हम टैक्सा बोलते हैं और हमको स्वीकार करना चाहिए कि जो टैक्सा है वो विभिन्न स्तरों पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा हैं, गेहूं भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टैक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी, एक स्तनधारी जो होता है और स्तनधारी प्राणी है। इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। ओके, नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट आने वाला है हमारा और वह नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, खत्म होने वाला है ये टॉपिक। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों में विभिन्न टैक्सा को वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिकी सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्ग की के आधार पर है। वर्ग की कोई नई नहीं है। वर्ग की क्या है, कोई नई नहीं है। जो टैक्सोनॉमी है वो नई नहीं है, न्यू नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी होता है उसके लिए जानने की कोशिश करता है। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से भोजन, कपड़े, आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। क्या चुना, सिस्टेमा नेचर। तो अगर बात की जाए लिनियस का जो पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर है। ओके, वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया। ये टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ग की समवर्ग। क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ग की समवर्ग। इस चैप्टर में आपके लिए मोस्टली कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत तो आपको इम्पोर्टेंट इसमें मिल ही जाएगा। थ्योरेटिकल ज़्यादा है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।